Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. अभी तक फिजिक्स में वी हैव स्टडीड क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर और हम पढ़ चुके हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इनमें हमने क्या क्या पढ़ाई करी? हमने मोशन में ये समझा कि मोशन होता क्या है, पोजीशन के चेंज को होना हम मोशन बोलते हैं टाइम के साथ। फिर हमने फोर्स चैप्टर में ये पढ़ा कि मोशन के होने का कॉज क्या है, फोर्स। मोशन के होने का कॉज क्या है, फोर्स। मतलब अगर कोई बॉडी, इफ देयर इज अ बॉडी एंड इट इज इन मोशन, then certainly there is a force which is acting on it. That means अगर मैं अपनी बॉडी की स्पीड को चेंज करना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहता हूं, तो इन दोनों को चेंज करने के लिए मुझे उनके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी बेटा? मुझे उनके ऊपर लगानी पड़ेगी फोर्स। तो कहने का मतलब है फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि मेरी बॉडी की डायरेक्शन और मेरी बॉडी की स्पीड दोनों को चेंज करती है। अब क्या हुआ कि जब हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं। जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो वो बॉल ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। रुकने के बाद फिर से वो नीचे आना स्टार्ट करेगी। नाउ अब बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, रुकी, फिर नीचे आई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने उसको नीचे से ऊपर फेंका, तो मैंने किसी स्पीड से फेंका ना, उसको ऐसे जोर लगा के फेंकते हैं हम। अब अगर बॉल आपके ऊपर जाते 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 रुक गई, यहां पे जाके रुकने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो आपने किसी स्पीड से तो उसको भेजा था, मान लो 50 की स्पीड से आपने भेजा था, 60, 70, 80, 120, जितनी भी स्पीड से आपने भेजा, वो स्पीड कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, यहां पे आगे कितनी हो गई? 0। उसके बाद फिर से 0 के बाद वो नीचे आना जब स्टार्ट करती है तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अब मुझे बताओ बेटा, इस मोशन में जिसमें बॉल ऊपर गई, रुकी, फिर नीचे आई, इसमें क्या मेरी स्पीड चेंज हो रही है? बिल्कुल। अगर मैंने उसको 50 से फेंका था तो 50, 40, 30, 20, 10, फिर 0 हो गई। उसके बाद 0 के बाद फिर से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नीचे आएगी बॉल। दैट मीन्स स्पीड तो चेंज हो रही है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? बिल्कुल, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बॉल पहले मेरी ऊपर को जा रही थी, उसके बाद वो नीचे को आ रही है। दैट मींस पहले अपवर्ड मोशन था, उसके बाद बॉल का डाउनवर्ड मोशन हुआ। सो दैट मींस मेरी बॉल की स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। दैट मींस सर्टेनली उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। चलो ये बात तो पक्की हो गई। ओके, दूसरी बात हम ये सोचते हैं कि जैसे मून है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है चारों तरफ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इट इज समथिंग लाइक कि अर्थ ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तभी वो ऐसे गोल चक्कर लगाता है अर्थ के। सिमिलरली अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है। अब अर्थ अगर सन के अराउंड घूम रहा है, दैट मीन्स सन ने अर्थ को पकड़ के रखा हुआ है। ये जो पकड़ के रखा हुआ है, दैट मीन्स क्या मैं बोल रहा हूं कि इस केस में एक फोर्स लग रही है इनके ऊपर। अगर मैं अर्थ और मून की बात करूं, तो अगर ये मेरा अर्थ है तो मून इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है। ये अर्थ है और ये मून है, तो मून इसके चक्कर लगा रहा है यहां पे अर्थ के। तो अब दैट मीन्स मून का जो मोशन है, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? पहले यहां पर है तो वो इस डायरेक्शन में, यहां पे है तो इस डायरेक्शन में। यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन, मैंने आपको बताया था। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो वहां पे आप एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ उस पॉइंट को पास करके निकल रही है। यहां पे डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट बनाओ। यहां पे टेंजेंट बनाओ, यहां पे पहुंचा तो यहां टेंजेंट बनाओ, यहां पे पहुंचा तो यहां टेंजेंट, यहां पहुंचा तो यहां टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहां पे टेंजेंट्स की डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है। दैट मींस मून का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगेन उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। वो फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। अर्थ किसके ऊपर लगा रहा है? मून के ऊपर लगा रहा है। अच्छा जी, लगा रहा है, तो क्या मून भी अर्थ के ऊपर लगा रहा है? अब ये सोचने वाली बात हो गई। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस दिया जाने लगा। फिर हमारे एक, यू कैन से, एक हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन, जिनके 3 लॉज भी पढ़े हैं हमने, न्यूटन्स
3 लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़े, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब वो एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे बैठे बैठे पेड़ के नीचे बैठ के, तो ऊपर से जो एप्पल है वो टूट के नीचे गिरा। एप्पल जो है वो पेड़ से टूटा और नीचे गिरा उनके सिर के ऊपर। अब उन्होंने देखा कि ये एप्पल जो गिरा है इसके पीछे अब क्या स्टोरी हो सकती है। अब ये हो सकता है कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई और वो नीचे गिरा। ऑब्वियसली अब आप ये तो नहीं कह सकते कि एप्पल कच्चा था, तो एक टाइम आता है ना जब एप्पल आपका राइपनिंग वाली स्टेज में होता है, मतलब पक जाता है, फिर उसके बाद वो तोड़ने लायक हो जाता है। उस केस की बात कर रहे हैं कि जब एप्पल था वो नीचे गिरा। वो क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई। क्या एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई? अर्थ ने एप्पल पे लगाई तभी एप्पल नीचे आया। अब क्वेश्चन है रिवर्स, क्या एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई? यार ये भी अब बहुत ज्यादा डाउट आ गया, मतलब कि सोच में पड़ गए सर न्यूटन। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फिर उन्होंने सोचा कि अर्थ और मून है, अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है तभी वो मून जो है इसके चक्कर लगा रहा है। फिर इन्होंने सोचा कि ये जब सेब एप्पल गिरा है ट्री से उनके सिर के ऊपर, तो अर्थ ने एप्पल के ऊपर भी फोर्स लगाई। तो उनके माइंड में दो चीजें दौड़ने लगी सर इसैक न्यूटन के माइंड में कि अर्थ ने एक तो एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिरा उनके हेड के ऊपर, और एक अर्थ लगाता है फोर्स मून के ऊपर जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि अर्थ ने जो एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई और अर्थ ने जो मून के ऊपर फोर्स लगाई, उस फोर्स का नेचर सेम है। नेचर मतलब एक टाइप की फोर्स है, वो वैसी सेम टाइप की फोर्स है। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू अलग अलग ही होगी, वैल्यू कितनी है फोर्स की वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं कैटेगरी सेम है फोर्स की, सेम टाइप की फोर्स है। मतलब जो अर्थ मून के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, उसी टाइप की फोर्स है जो अर्थ ने एप्पल के ऊपर लगाई और एप्पल जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ जो मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कुछ इस तरीके से लगा रहा है कि ये हमेशा मून को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि एप्पल को भी तो अपनी तरफ खींचा इसने। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि सेम नेचर की फोर्स है, यही बोला ना मैंने अभी कि अर्थ ने जब एप्पल को अट्रैक्ट किया और अर्थ जब मून को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो सेम है। अगर नेचर सेम है तो काम भी तो सेम ही करेंगी वो, बिल्कुल सही बात है। तो एप्पल को तो अपनी तरफ खींच लिया अर्थ ने और वो नीचे गिर गया उसके सरफेस पे। तो क्या ये वाला मून भी अर्थ की तरफ को आ रहा है क्योंकि अर्थ खींच रहा है इसको अपनी तरफ? अब ये फिर से एक पॉइंट आ गया। जब सर न्यूटन ने इसका आर्गुमेंट दिया तो सब इसी डाउट में आ गए कि यार अगर आप ये बोल रहे हो कि एप्पल और मून पे लगने वाली फोर्स जो कि अर्थ लगा रहा है उसका नेचर सेम है, तो अगर उसने एप्पल को अपनी तरफ खींच के सरफेस तक बुला लिया तो मून को क्यों नहीं बुला पाता? तो न्यूटन ने इसका क्या आंसर दिया कि जो मून है वो हर पॉइंट पे अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। यहां पे ले लो तब भी इधर को फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। मतलब मून की टेंडेंसी क्या है? अर्थ की तरफ अंदर को आने की। मतलब मून की टेंडेंसी है हमारी तरफ आने की, तो वो आता क्यों नहीं? फिर ये क्वेश्चन है। ओके, अब ऐसा है कि मून पे जा नहीं सकते उस टाइम जब इन्होंने न्यूटन ने हमें दिया था, जब ये थ्योरीज हमें दी, तो ऐसा तो नहीं था कि हम न्यूटन पे जाके उस पे मून पे जाके चेक कर लें, अर्थ पे ऐसे कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये। तो हमने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी जो आप भी कर सकते हो अपने घर में, बट थोड़ा केयरफुली करना है आपको। आपको एक छोटा सा स्टोन या कोई भी ऐसी गोल राउंड चीज आप एक धागे के आगे उसको बांध लेना। तो मैंने एक धागा लिया, उस धागे की स्ट्रिंग या वायर है कुछ भी, तो मैंने उसके एंड पे एक मोटी सी चीज, मतलब इतनी सी जैसे स्टोन होता है ना छोटा सा, उसको बांध दिया। अब मैंने उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे, मतलब इसको मैं यूज करूं, समझ गए ना? ऐसे। तो मान लो मैं ये बोल रहा हूं आपको करने को, तो ये है मेरे पास, तो मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया है इसको।
लाइक दिस। मैंने ऐसे पकड़ा, मान लो ये मेरा स्ट्रिंग है, यहां पे मैंने बांधा एक पत्थर और मैंने उसको ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे समझना है। जो आपका हाथ है ना, हाथ ये जिससे आपने उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ और आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, आपका हाथ है बेटा अर्थ, और वो जो पत्थर स्टोन इसको आपने एंड पे बांधा हुआ है, वो जो सर्कुलर मोशन काट रहा है ऐसे उसके चारों तरफ, वो है आपका मून। समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं यहां पे एक डायग्राम के तौर पे आपको समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखना आप ध्यान से यहां पे। तो ये वो स्टोन है, यहां से उसने ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा रहा है उसको, और यहां पे मेरा प्लैनेट अर्थ है, और जो मून है वो ऐसे उसके अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अब ये वाला जो हाथ है, मान लो ऐसे ऐसे करके मैं घुमा रहा हूं, तो मेरा ये जो हाथ है जिससे मैंने उस तार को, स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और मैं उस स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बेटा मेरा जो हाथ है ये मेरा अर्थ है, क्योंकि अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाता है, और यहां पे मेरा जो हैंड है वो स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हैंड मेरा अर्थ है, स्टोन मेरा मून है। अब इस पे आ जाओ फिर से, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब आप इमेजिन भी कर सकते हो, जब आप ऐसे घुमाओगे तो आपका जो हाथ है उसको ये फील होगा कि उसको थोड़ी ताकत लगाकर रखनी पड़ रही है ताकि वो गोल गोल घुमा पाए इस स्टोन को। करके देखना, इसको आपको फील होगा कि जब मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं उसको, तो आपका जो हाथ है उसमें आप एग्जैक्टली फील कर सकते हो कि यार मुझे जोर लगा के रखना पड़ रहा है अंदर की तरफ। हर बार मुझे अंदर की तरफ अपने हाथ के थ्रू उस स्टोन के ऊपर जोर लगा के रखना पड़ रहा है ताकि वो गोल गोल घूमता रहे। अच्छा जी, तो अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जिस पॉइंट पे मैं छोड़ूंगा तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग जो है वो स्टोन निकल जाएगा। मान लो स्टोन यहीं पे पहुंचा आपका ऐसे करते करते, और मैंने हाथ से वो स्ट्रिंग को छोड़ दिया। अब ये स्टोन कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। सो दैट मीन्स स्टोन तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में निकलना चाह रहा था, और वो उसके पास एक कैपेसिटी है भी कि वो जो स्टोन है वो सीधा निकल जाए, पर आप हमेशा उसको खींच के रख रहे थे। फिर से सुन लो, आप इस स्टोन को हमेशा खींच के रख रहे हो अंदर की तरफ, पर स्टोन हमेशा बाहर को जाना चाहता है। अब ये स्टोन बाहर को जाना चाहता है, ये हमें कहां से पता लगा? जैसे ही मैंने उसको चांस दिया, स्ट्रिंग को मैंने छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने स्टोन को चांस दिया तो वो जो स्टोन है वो ऐसे निकल गया बाहर की तरफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। पर जब मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था तो मुझे उस स्टोन को हमेशा अंदर को खींच के रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो बाहर निकलने की ऐसे कोशिश करेगा। तो अब सुनो, अब इस स्टोन की क्या टेंडेंसी है, क्या करना चाहता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है स्टोन के साथ? स्टोन को आप अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हो अपने हैंड के थ्रू, पर जो स्टोन है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने देख लिया जैसे ही छोड़ोगे बाहर निकल जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है ना कि इस स्टोन को ये हैंड बोल रहा है कि यार तू इधर आ जा, पर स्टोन चाहता है बाहर निकलना। अब क्या स्टोन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो। क्या आप स्टोन को पूरी तरह से खींच पाओगे? नहीं, क्योंकि वो बाहर को भी निकलना चाहता है। तो इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज ये हुआ, स्टोन ने बोला कि यार ठीक है, मैं हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहूंगा, मैं हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहूंगा, पर ना तो मैं अंदर को आऊंगा ना मैं बाहर को निकलूंगा, मैं हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहूंगा। यही अर्थ और मून की स्टोरी है, यही अर्थ और मून की स्टोरी है। अर्थ मून के ऊपर हमेशा एक फोर्स लगाता है अंदर की तरफ को कि आ जाओ मेरे साथ। ये वही वाली फोर्स है जो अर्थ ने किसके ऊपर लगाई? एक ट्री था यहां पे, और यहां पे एक एप्पल था,
और वो नीचे गिर गया आके, ये वही वाली फोर्स है, उसी टाइप की फोर्स है, उसी टाइप की फोर्स है कि अर्थ ने जो एप्पल पे लगाई और एप्पल जो है वो सरफेस पे आके गिर गया। सिमिलरली ये जो अर्थ है मून पर भी ऐसी ही फोर्स लगाता है ताकि मून इसके पास आ जाए, बट मून की एक और टेंडेंसी है इधर को निकलने की, पर आप मून को इधर को बुला रहे हो। तो अब अर्थ चाहता है मून इधर को आ जाए, दैट मीन्स जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा था, एट एवरी पॉइंट मून इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। हर पॉइंट पे मून अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है अपनी तरफ। बट मून के पास एक इधर को निकलने को भी एक ऑप्शन है, मतलब उसकी जो टेंडेंसी है वो यहां पे स्ट्रेट लाइन में जाने की भी है। तो अब उसके पास ना तो इतनी ताकत है कि वो इधर को निकल जाए इसको ओवरकम करके, और ना ही ये वाली ताकत इतनी है कि वो मून को पूरा अपनी तरफ बुला ले। अगेन कॉम्प्रोमाइज हुआ इन दोनों के बीच में। कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ कि ये जो मून है अब हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर डायरेक्शन को चेंज करेगा तो इसने फिर मून ने अर्थ के चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक मैं आपको क्या क्या एग्जांपल्स दे चुका हूं। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि मैंने सरफेस से एक बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल टॉप पे जाएगी, यहां पे जाके रुक जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगी और यहां सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी। इस पूरी जर्नी में मेरी बॉल की स्पीड भी चेंज हो रही है और मेरी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हुई। कैसे? क्योंकि पहले ऊपर जा रही थी, अब नीचे आ रही है। तो स्पीड और डायरेक्शन अगर मेरी चेंज हो रही है, दैट मीन्स मेरी बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही थी। यहां पे एक फोर्स का मैंने आपको बताया, जिक्र किया। फिर मैंने आपको बताया कि अर्थ के सरफेस पे एक ट्री लगा हुआ है, ट्री के नीचे बैठे थे सर इसैक न्यूटन। एप्पल गिरा पेड़ से, उनके सर पे ऊपर आके लगा। फिर उन्होंने सोचा कि एप्पल क्यों गिरा, इसका मतलब है अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो यहां पर भी एक फोर्स लगी। कौन सी फोर्स? जो अर्थ ने एप्पल पे लगाई। अब यहां पे अर्थ और मून का जब मैंने सिस्टम लिया तो अर्थ मून के ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो मून को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है कि आ जाओ, पर मून जो है वो इधर को भी जाने की कोशिश करता है। सो कॉम्प्रोमाइज ऐसे होता है। तो दैट मीन्स एक फोर्स यहां पर भी लग रही है, एक फोर्स यहां पर भी लगी, एक फोर्स यहां पर भी लगी। बेटा तीनों की तीनों जो फोर्सेज है ना वो सेम टाइप की हैं, सेम टाइप ऑफ फोर्स, सेम टाइप ऑफ फोर्स। अगर मैं यहां पे सन और अर्थ की एग्जांपल ले लूं तो वही सेम सिचुएशन सन अर्थ की है। सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर अर्थ ऐसे भी जाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर भी एक फोर्स लगी है, तो ये फोर्स को भी आप इसी टाइप में डाल सकते हो। आपको एग्जांपल्स आ रही है समझ में? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी की सारी जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं और ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया है ऐसे करने वाला, यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये सर्कुलर मोशन कैसे कर पाता है। समझ में आ गई बात? तो अब क्या है, अब एक बात समझ लो कि जब भी आप किसी बॉडी से सर्कुलर मोशन ऐसे करवा रहे हो, आप करवा रहे हो ऐसे, उसको घुमा रहे हो, घूमने पे मजबूर कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपने, अगर मैं इसकी बात करूं इस एग्जांपल की, तो आपके हाथ ने इस स्टोन के ऊपर अंदर को एक फोर्स लगाई हुई है, और ये वाली फोर्स है वो स्टोन को हमेशा बोलती है कि यार स्टोन आप सेंटर को सीक करो, सेंटर को देखो, सेंटर की तरफ आओ। आपका हाथ स्टोन को ये बोल रहा है कि स्टोन भाई साहब आप सेंटर को सीक करो। सीक मतलब आओ उसकी तरफ आने की कोशिश करो, उसको देखो। तो हाथ ने स्टोन को बोला सेंटर को सीक करो, तो हाथ ने जो स्टोन के ऊपर ऐसा करवाने के लिए जो फोर्स लगाई उसको बोला सेंटर सीकिंग फोर्स, और इसका हम जो नाम बोलते हैं दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट मीन्स ऐसे सर्कुलर मोशन करवाने के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट मीन्स अर्थ और मून के बीच में जब मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रहा है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है।
यहां पे जो मैंने सन और अर्थ की बात करी, यहां पर भी वो क्या लगा रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। तो सेंट्रीपिटल तो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है, जब भी मुझे सर्कुलर मोशन करवाना है तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देनी पड़ेगी। इतनी बात आई आपको समझ में? तो अब इन पॉइंट्स को, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लेके डायग्राम बना के फिर मैं फर्दर आपको इसके बारे में समझाता हूं। ओके, तो हमने यहां पे क्या क्या अभी तक ऑब्जर्व कर लिया है। हमने ये देखा कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या क्या ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्व किया था ऑब्जेक्ट थ्रोन vertically upwards stops at a particular height and then move downwards. So a force must be acting on it. उसके बाद और क्या ऑब्जर्व किया, न्यूटन saw an apple falling on his head when he was sitting under a tree. So a force must be acting on apple. तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, न्यूटन argued that the moon revolves around the earth because earth applies force on moon at every point on the orbit, comma, moon is falling towards the earth. तो यहां पे देखो ऑब्जर्वेशंस क्या की हुई। सबसे पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एक पॉइंट पे जाके रुकता है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करता है, दैट मींस एक फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी। उसके बाद न्यूटन ने एक एप्पल को ऑब्जर्व किया जो कि उनके हेड पे गिरा आके, जब वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है कि एक फोर्स वहां पर भी एप्पल के ऊपर एक्ट कर रही है। अब न्यूटन ने यह भी आर्गुमेंट दिया कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा के रखता है, और हर पॉइंट पे ऑर्बिट, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जब मून अर्थ के अराउंड गोल चक्कर लगा रहा है और जिस रास्ते पे लगा रहा है उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। तो हर पॉइंट पे, ऑर्बिट के हर पॉइंट पे जो मून है इट इज फॉलोइंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो अब ये जो थर्ड आर्गुमेंट आया न्यूटन का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आर्गुमेंट उन्होंने यही दिया कि उन्होंने ये बोला कि जो अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है
दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और हर पॉइंट पे जो है वो मून वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, फॉर एग्जाम्पल when a stone tied to one end of string is made to move in circular motion with the help of hand, then at every point of its orbit, अब इसकी ऑर्बिट क्या हो जाएगी जिस पे वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, it is attracted towards hand, but it also has tendency to move in straight line. So when string is released, it goes along straight line. क्या बताना क्या चाह रहा हूं मैं यहां से, ये लिखने के बाद मैंने यहां पे ये लिखा है बेटा कि जो न्यूटन है उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींच के रखता है। सो अब एवरी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट जो मून है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। इसको समझने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने एक स्टोन लिया, उसको स्ट्रिंग के साथ बांधा, ऐसे घुमा रहा हूं, तो मेरा जो हाथ है वो हमेशा स्टोन को अपनी तरफ बुला रहा है मींस फोर्स लगा रहा है, पर स्टोन की टेंडेंसी है सीधा निकलने की भी। सो दैट मींस इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज क्या निकला, जो स्टोन है वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पर हर पॉइंट पे वो आना तो कहां को चाह रहा है, मतलब मेरा हाथ उसको अपनी तरफ ही तो बुला रहा है। हर पॉइंट पे अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी टेंडेंसी है टू फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। मून की बात करूं, अगर मैं स्टोन की बात करूं, उसकी टेंडेंसी है टू कम टूवर्ड्स माय हैंड, बट इट इज नॉट कमिंग बिकॉज उसकी एक और टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में जाने की। तो दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज सर्कुलर मोशन में ऐसे करेगा वो, पर हर पॉइंट पे आ तो वो अंदर की तरफ ही रहा है, दैट मीन अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो यहां पे आई कैन ड्रॉ वन डायग्राम फॉर यू। लाइक दिस, लेट मी जस्ट मेक इट, ऐसे डायग्राम बनेगा। ये है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इसको ताकि अच्छे से आए आपको समझ में। ओके, जस्ट राइट दिस, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। Okay, let me draw the diagram for this now. ये स्टोन और लाइक दिस, ये बन गया हमारा डायग्राम। सर्कल एक प्रॉपर शेप में बना देते हैं इसको। Like this. So it is actually the center. ये सेंटर है और ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। I hope this is clear to you, though I'm not that much good at drawing. So this is a stone
and this is the string. तो यहां पर जो मैंने आपको यही पॉइंट लिखवाया है अभी कि जब एक स्टोन को मैंने टाई किया हुआ एक एंड के साथ स्ट्रिंग के, उसको मैं मूव कराता हूं सर्कुलर मोशन में हैंड की हेल्प से, सो दैट मीन्स हर पॉइंट पे ये वाला जो स्टोन है बेटा अंदर आने की कोशिश करेगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, ये फोर्स लग रही है। और इसकी एक और टेंडेंसी है, ऐसे क्योंकि ये मोशन कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी है इधर को जाने की भी। तो अब देखो, अगर एक फोर्स आप इस स्टोन के ऊपर अंदर की तरफ लगा रहे हो अपने हाथ से और इसकी टेंडेंसी ऐसे सीधा जाने की भी है, तो कॉम्प्रोमाइज बैलेंस कहां पे बैठता है कि हर पॉइंट पे क्या करेगा, मुड़ेगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, with the help of every point of orbit it is attracted towards the hand, but it also has a tendency to move in a straight line. So when the string is released it goes along a straight line. Force is acting on the stone towards the center. It is the center seeking force called as सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से हमने एक बात यह समझ ली कि इस स्टोन के ऊपर हमेशा जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है, जो सेंटर को सीक करवा रही है, उसको हम बोलेंगे सेंटर सीकिंग फोर्स या इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड कर रही है तो इसका मतलब है जिस बॉडी के अराउंड वो कर रही है वो उसके ऊपर क्या लगा रही है, एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगा रही है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्लियर है? कोई भी सर्कुलर मोशन अगर आपको करवाना है तो उसमें आपको सेंटर सीकिंग फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगानी पड़ेगी। क्लियर है? सो व्हेन centripetal force is removed, comma, stone moves tangentially along straight line. अच्छा, ये एक्टिविटी हमने कर ली, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देख लिया, ये भी देख लिया कि फोर्स को हटाऊंगा तो वो सीधा निकल जाएगी। पर सर बताना क्या चाह रहे हो, इवेंचुअली अर्थ और मून के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग हुआ इसका? बेटा अर्थ और मून के कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग हुआ कि अगर मैं सेंटर पे अर्थ को मानूं यहां पे और मून उसके चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ मून के ऊपर क्या लगा रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग पा रही है मून के ऊपर? क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इन case of moon revolving around earth, comma, the force of attraction on moon by earth provides the centripetal force। समझ गए? तो अर्थ मून के केस में जो अर्थ मून के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वही उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है घूमने के लिए। समझ में आ रही है बात? सो आपने यहां पे सीखा क्या? आपने ये सीख लिया कि सेंट्रिपिटल फोर्स जैसी कोई चीज होती है। और अब मैं चाहे मून अर्थ की बात कर लूं या अर्थ सन की बात करूं, अब मुझे बताओ, अगर मैं अर्थ और सन की बात करूं और मैं आपको बोलूं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, सो दैट मीन्स सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वही अर्थ को क्या प्रोवाइड करा रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इन नटशेल
सेलेस्टियल बॉडीज जो एक दूसरे के अराउंड घूम रही हैं, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इसका मतलब अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्शन वाली फोर्स मून को सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक जरूरी चीज है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो पाएगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इस केस में? अट्रैक्टिव फोर्स। सन अर्थ की बात कर लो, उस केस में भी सेम है। समझ में आ रही है बात? अब आर्गुमेंट क्या निकल के आया है यहां से, जो हमारे न्यूटन जी ने दिया था कि जो मून है वो हर पॉइंट पर फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ। क्या वो पॉइंट आ गया आपको समझ में कि एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट मून इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ? तो उसका मीनिंग है एवरी पॉइंट पे अगर मैं इसको मून मानता हूं वो अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर वो खुद भी ऐसे स्ट्रेट निकलना चाहता है। तो दोनों के बीच का बैलेंस है कि वो हर पॉइंट पे ना इधर जाता है ना ऐसे निकलता है, मुड़ना स्टार्ट करता है और सर्कुलर मोशन करता है। अगर बेटा ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, तो अभी वीडियो को लाइक करो और आपको इसको शेयर करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, क्योंकि यहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि ये फॉल कर रहा है पर ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा कॉम्प्रोमाइज है, बैलेंस है इस फोर्स और इस फोर्स का, इस टेंडेंसी का और इस टेंडेंसी का कॉम्प्रोमाइज है गोल घूमना। अगर बेटा अभी आ गया आपको समझ में तो जस्ट मुझे कमेंट में लिख दो कि सर अंडरस्टूड, और एक लाइक मारो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में समझ में आए। इसको लिखो फिर मैं आगे बताता हूं। ओके, अब अगली बात बेटा ध्यान से समझो। मान लो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती, मान लो कि जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर रहा होता, तो मून क्या करता? मून तो अपना मस्ती में ऐसे सीधा निकल जाता। तो मून ऐसे सीधी डायरेक्शन में निकल जाता अगर अर्थ उसको अट्रैक्ट ना करता। इफ देयर वॉज नो सेंट्रीपिटल फोर्स देन मून विल गो along straight line। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन से मुझे यह तो पता चल गया कि अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, अगर मैं मून और अर्थ की बात करूं, तो उसमें जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर इसलिए लगा पाता है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सन अर्थ में सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, अट्रैक्शन वाली फोर्स, और इसलिए वो गोल चक्कर लगाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, वो एप्पल भी तो गिरा था उनके हेड के ऊपर, तो दैट मींस अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई। अर्थ ने, वो पॉइंट हम लिख चुके हैं, अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई, इसलिए वो एप्पल जो है वो नीचे गिरा। अब मैं थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करता हूं और आप भी सोचो। अगर अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई तो एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर लगाई होगी। किसने बोला? यार न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर कोई किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उतनी ही फोर्स वो बॉडी उस पे ऊपर लगाएगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ की फोर्स एप्पल के ऊपर जो लग रही है वो एक्शन है, तो एप्पल रिएक्शन भी तो देगा, मतलब एप्पल जो है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा जी, एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं? सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? बेटा खींचता है, तो लिख भी देता हूं मैं यहां पे, अर्थ अट्रैक्ट्स एप्पल सो एप्पल फॉल्स एंड एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ बाय या विद सेम फोर्स। अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया और एप्पल ने भी अर्थ को सेम फोर्स से ही अट्रैक्ट किया। सर ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया आज की वीडियो का। नहीं बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। न्यूटन का ये है, हमने कहां से निकाला, ऐसे लिख लो, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है। अब फोर्स ऑन एप्पल
बाय अर्थ, ऑन एप्पल बाय अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, एंड दिस इज फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ, इसको हम मान लेते हैं एक्शन। फोर्स ऑन अर्थ बाय एप्पल इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। लगा सकते हैं एक्सप्रेशन को ऐसे और ये रिएक्शन हो जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसी का मास और उसी की एक्सेलरेशन लोगे ना। दिस इज फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ, फोर्स ऑन अर्थ बाय एप्पल। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम हुआ। एम ए इज इक्वल टू एम ई ए। अब मुझे बताओ एप्पल का मास कितना होता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम्स, इतना ही होता है। अर्थ का मास पता है आपको कितना है? 6 और उसके आगे 24 जीरोस लगाना, फिर उसके आगे केजी लिखना। मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ एप्पल। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, और ये आपका 0.5 kg का भी नहीं होता, ये भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इतना भारी एप्पल होता ही नहीं है, 50 ग्राम्स के आसपास। तो अब इसके और इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा यहां से? मास ऑफ एप्पल अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। अब मास ऑफ एप्पल है मेरा 50 ग्राम्स, 50 इंटू 10⁻³ नीचे 6 इंटू 10⁻24 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल जितनी भी थी। यार अब किसी चीज को अगर आप इतने भयानक नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा उस नंबर का? हाँ, जीरो नहीं होगा, बस जीरो नहीं है। इसका जो आंसर है बस जीरो नहीं है, पर जीरो के बहुत करीब है, बहुत करीब है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली उसको जीरो मान लेता हूं। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है ही जीरो, तो अर्थ जो है उसका जो मोशन है एप्पल की फोर्स लगाने की वजह से वो दिखेगा नहीं कभी, क्योंकि वो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो फिर से सुनो, एप्पल ने अर्थ के ऊपर, सॉरी, अर्थ ने एप्पल के ऊपर फोर्स लगाई तो एप्पल नीचे गिरा। अब क्वेश्चन है क्या एप्पल ने भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगाई? आंसर इज यस। अब मजाक नहीं लग रहा होगा कि रीजन उसका ये है क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत 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 ज्यादा है मास ऑफ एप्पल से, इसीलिए जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है वो जीरो आती है और मोशन आप उसका ऑब्जर्व कर ही नहीं पाओगे कभी। बट एप्पल ने भी उतनी ही फोर्स लगाई, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। ये मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात? अच्छा सर, अगर आप, अब सुनो सर, आपने बोला कि अर्थ ने एप्पल के ऊपर लगाई, तो एप्पल ने अर्थ के ऊपर लगाई, तो इधर चले सर थोड़ा सा, यहां पे जब चल रहे थे मून और अर्थ को घुमा रहे थे आप, मून अर्थ के अराउंड इसलिए घूमता है क्योंकि अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाता है। तो सर क्या यहां पर भी रिवर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बात। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थ ने मून के ऊपर लगाई, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मून ने भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगाई। तो सर अर्थ मून की तरफ को क्यों नहीं जा रहा? फिर यही रीजन है बेटा, मास ऑफ अर्थ इज वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ मून, तो वो मोशन आपको कभी ऑब्जर्व होगा नहीं। सन और अर्थ का देख लो, सन का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अर्थ से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी सन के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है। अगर अर्थ मून के ऊपर लगा रहा है तो मून भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है। अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एप्पल भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो ये भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रही है। दैट मीन्स अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेटा ये सारा कुछ सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया, मतलब न्यूटन ने ये डिसाइड किया, फिजिक्स ने डिसाइड किया कि एप्पल का उनके सर पे गिरना, मून का अर्थ के अराउंड घूमना, अर्थ का सन के अराउंड घूमना, इन सभी के लिए एक टाइप की फोर्स जिम्मेदार है, एक ही टाइप की फोर्स जिम्मेदार है, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स।
सो फाइनली आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस वर्ड नाउ, ग्रेविटेशन। इतनी देर से मैं नहीं बोल रहा था बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। ये जितना भी बेटा आपको प्रोग्राम मैंने यहां पे समझाया, अर्थ मून के ऊपर लगा रहा है, मून अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रहा है, एप्पल अर्थ के ऊपर लगा रहा है, सन अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ सन के ऊपर, क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। उसका नाम तो बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का गोल चक्कर ऐसे लगवाने में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो इस पॉइंट को हम अभी लिख लेते हैं। तो क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम यहां पे अभी फाइनली? तो यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको रब कर देते हैं। Hence, Newton concluded that it is the same type of force with which earth and apple attract each other, earth and moon attract each other, earth and sun attract each other, in fact with this, in fact all objects in universe attract each other with this type of force full stop. This is called as gravitational force. फाइनली हमें अब पता लग गया कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे सामने, अर्थ एप्पल का केस है, अर्थ मून का केस है, सन मून का केस है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक टाइप की फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और उसको हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव नहीं है, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन ने अब क्या किया? हमें एक लॉ दे दिया कि अगर अब ये तो फाइनल हो ही चुका है कि दुनिया की सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स के साथ, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने एक लॉ बना दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो लॉ हर जगह वैलिड है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो दैट इज योर topic now, universal law of gravitation. Okay, so this is your universal law of ग्रेविटेशन। अब ये क्या बोलता है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts
every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This force is called as gravitational force and it acts along the line joining their centers. अच्छा, अब ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, मीनिंग क्या है इसका? तो वो मीनिंग मैं आपको फिजिकली अभी फील करवाता हूं क्या मीनिंग है। ये बात समझ लो कि इस दुनिया में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं हूं और ये मार्कर है, ये भी तो एक बॉडी है, मैं भी एक बॉडी हूं, मैं भी एक बॉडी हूं, मार्कर भी एक बॉडी है, मैं भी एक बॉडी हूं। तो क्या हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा? उसका आंसर थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। आप अभी बैठे हो, आपके सामने मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या पीसी है, वो भी एक बॉडी है, आप भी एक बॉडी हो। क्या आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। तो मूव क्यों नहीं कर रहे? पता लग जाएगा। आप हो, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, सारे वो भी बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। तो हम एक दूसरे का चिपक क्यों नहीं जाते? उसका भी आंसर थोड़ी देर में मिल जाएगा। उससे पहले ये समझो ये फोर्स एक्ट करती कैसे है। तो जब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि मेरे पास दो मासेस हैं। एक है मास मेरे पास 5 kg का और एक है मेरे पास 10 kg का। तो जब मैं इन दोनों मासेस की बात करता हूं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। और मुझे ये पता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करती है इनके मास पे। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में। ये बात तो क्लियरली समझ लो, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स लगती है दो बॉडीज के बीच में। मोर द मास मोर इज द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। तो फोर्स लगेगी इन दोनों बॉडीज के बीच में मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब m1 अगर मैं बोलता हूं ये m1 है और ये m2 है, तो m1 और m2 के प्रोपोर्शनल है। पर कैसे? प्लस में। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को बॉडीज को देखता हूं तो क्या मेरा जो मास है वो 15 kg की तरह एक्ट करेगा? 10 + 5 15 kg या 10 × 5 50 kg? तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मेरी बॉडी का मास m1 था, दूसरी बॉडी का m2 था और एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे। अब मैंने इस बॉडी का मास 5 टाइम्स कर दिया, इसका मैंने 20 टाइम्स कर दिया। तो अब जो नई फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में वो 5 + 20 25 टाइम्स नहीं होगी, 5 × 20 100 टाइम्स हो जाएगी। तो मास का इतना बड़ा इफेक्ट है। अब तो आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही होगी कि सर मास का इतना ज्यादा इफेक्ट है तो हमारे तो मास वैसे ही इतने ज्यादा हैं, फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी रुक जाओ। तो अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, अच्छा पहले एक मास का देख लिया और डिस्टेंस का देख लेते हैं। अब ये बॉडीज जो थी मेरे पास m1 और m2, इनको मैंने
इनके सेंटर्स का डिस्टेंस था r। अब मैं इनको दूर ले गया, m1 और m2 को, अब मैं इनको ले गया 4r के डिस्टेंस पे। दैट मीन्स अगर मैं बॉडीज को दूर करूंगा तो वो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगी। ढंग से समझ लो इसको, मास ज्यादा करने पे फोर्स ज्यादा होती है और मल्टीप्लीकेशन वाले फैक्टर के हिसाब से होती है। यहां पे डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होती है। कैसे? अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 1/4 स्क्वायर टाइम्स मतलब 1/16 टाइम्स फोर्स मेरी कम हो जाएगी। तो फोर्स जो है वो मेरी किसके प्रोपोर्शनल है? मासेस के प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं तो फोर्स मेरी 10 टाइम्स कम नहीं होगी, मतलब 100 टाइम्स कम हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इन पॉइंट्स को यहां पे मैं अभी लिख देता हूं। कंसीडर 2 bodies of mass m1 and m2 placed at distance r from each other। तो ये हैं वो m1 m2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, और जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी इस लाइन के अलोंग करेंगी जो कि उसके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है f। ग्रेविटेशनल फोर्स between m1 and m2 is f। तो f is proportional to m1 m2 inversely proportional to r square। r को छोड़ो d ले लेते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं। बुक में d दिया हुआ है, d यहां पर भी d कर लेते हैं इसको, d स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो मैंने लॉ लिखवाया है आपको यहाँ पे। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 1/d स्क्वायर। तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग f is proportional to m1 m2 upon d square। यहां तक हमने बना लिया। अब ऊपर मैं रब कर देता हूं, I need some space to write। और आपको पता है हमारी पुरानी प्रथा क्या है? पुरानी प्रथा है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ और एक कांस्टेंट लगा दो। तो हमने क्या किया? f is equal to g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये बन गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। g इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and is called as universal gravitational constant। SI यूनिट क्या होंगे जी के?
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये कैसे बना दिया? तो बेटा यहां पे आप एक बात समझो कि लेट मी चेंज द मार्कर। ये भी वैसा ही है। G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो यहां पे अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स का होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर का, m1 m2 केजी ये बन जाएगा केजी स्क्वायर। ऐसे बनाइए, समझ में आ रही है बात? तो एसआई यूनिट हो जाएगा जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जस्ट राइट इट डाउन। वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय, वैल्यू ऑफ जी जो थी वो किसने फाइंड आउट करी थी? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, और G की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये याद रखनी है आपको। हेनरी कैवेंडिश ये उस पर्सन का नाम था जिन्होंने इस वैल्यू को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया था कि G की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब आपके पास बेटा एक वेपन आ गया है ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का। कोई भी दो बॉडीज जिसका मास पता है, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, जी की तो वैल्यू फिक्स है, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी कैवेंडिश ने इसके बारे में बताया था, हेनरी कैवेंडिश। और दूसरी बात, ये जो मैंने फोर्स में आपको बताया है कि प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो जब भी कोई भी चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम, लेट मी राइट इट विद अनदर मार्कर, उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स का स्क्वायर मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने 6 टाइम्स कर दिया तो फोर्स आपकी 36 टाइम्स कम हो जाएगी। ये मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर का। तो आई कहानी आपको समझ में। अगेन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन अ सरल मैनर। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर बेटा समझ में आ गया, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। बिकॉज आई ट्राई टू टेल यू द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हमेशा डाउट रहता है, ना सरल वे। फाइन, सो जस्ट हिट अ लाइक एंड शेयर द वीडियो टिल। अब मैं आपके साथ आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग and we'll meet in the next video. Thank you.